जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को पढ़ेंगे नहीं, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद है तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तक देखो, अभी तक हम जो रिएक्शन पढ़ते थे कुछ बातें तो हम करेंगे ही। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, ये स्मॉल ए बी क्या है, ये स्मॉल ए बी जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब ये बैलेंस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही जो है वो ए बी सी डी के मोल्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है, जिससे हमको पता चलता है कितना मोल किसका किसी और के कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें, एक हम रिएक्शन लिखते हैं कि जैसे ये देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 दैट इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक, यानी कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है तो 1 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। मतलब इससे हमको ये पता चल गया कि हम जितना भी मोल हाइड्रोजन का ले लें उसका आधा मोल ऑक्सीजन का लगेगा। तो कुछ भी अमाउंट हमसे हाइड्रोजन का दे दें, हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे कि कितना यूज होगा। ठीक, तो ये होता है मोल वाला मेथड। ठीक है, तो इस मोल वाले मेथड से अगर हम रिएक्शंस पे आधारित सवालों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब कि हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इक्विवेलेंट मेथड से करते हैं तो हमें रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनको बैलेंस करना बहुत हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाता है, और कुछ तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमको पूरा पता ही नहीं रहता कि सारे कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जब हमें कंपोनेंट्स ही नहीं पता रहेंगे तो हम उसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे। ठीक, अब देखो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन में ए बी सी डी है ना, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली, हमको नहीं पता स्मॉल ए बी सी डी क्या है, उसके केवल हम ए प्लस बी गिव सी प्लस डी लिख देते हैं। तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, दैट्स इट, बस इतना करना है। ठीक है, ए बी सी डी सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो अभी हम लिमिटिंग रीजेंट वाला इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, इस बात को ध्यान रखना। कभी कोई कंपोनेंट ज़्यादा है तो ऐसा थोड़ी कि उसका पूरा ग्राम इक्विवेलेंट जो कम है उसके बराबर कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल ग्राम इक्विवेलेंट हो चाहे मिली इक्विवेलेंट हो, ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए will be equals to milli equivalent of B equals to milli equivalent of C equals to milli equivalent of D। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, अब हमको सीखना है कि आखिर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। तो हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस चीज को, कैलकुलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट के बारे में हम नहीं बात करेंगे ज़्यादा, हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन में मोलर मास, हम स्मॉल m से मोलर मास को डिनोट करते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ध्यान रखना ये मास ग्राम में होता है, यहाँ पर भी मास ग्राम में है, इसीलिए हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ठीक, एन फैक्टर की कहानी अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, तो एन फैक्टर हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उसी में थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे देंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे। बाकी इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो एन फैक्टर, तो ठीक है, ये इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो किसी भी मास का किसी भी सब्सटेंस का वह मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करे, 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइन करे, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करे, तो वही मास क्या हो जाता है, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हो जाता है। हालांकि इस डेफिनेशन का बहुत यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल अब समझिए आप लोग। ठीक है, फॉर्मूले पे ही हम लोग चलते हैं, यानी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मास अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है,
तो ध्यान रखो, इसी को हम लोग चेक करते हैं, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं, और यही ऊपर चला जाएगा। तो मास अपॉन मोलर मास को मोल लिख देंगे, यानी कि यहाँ से पता चल गया इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। ये याद रखना है बच्चों, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आपकी कहानी काफ़ी सिंपल हो जाएगी, ठीक। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास वाला ही फॉर्मूला लगे, कभी वॉल्यूम वाला भी चीज़ आ सकता है। तो वॉल्यूम वाला चीज़ समझने के लिए हमको मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन समझना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, मोलारिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है, इनटू 1000, ठीक। ये चीज़ हो गया। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000, ठीक है। वैसा ही कुछ होता है, बस ध्यान रखना यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आ गया। अब इस इक्विवेलेंट मास के जगह पे हम लोग मोलर मास अपॉन में n फैक्टर रख सकते हैं, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब इतना चीज ये क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज मोलारिटी ही तो है, इसका मतलब, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूमरेटर में, यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। क्या ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं बन गया? जी बन गया। अब ये आप क्यों बता रहे हैं सर? इसका यूज है बेटा, देखो, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये जो मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इसी को तो बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास है, इसी को क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर ये वॉल्यूम को हम इधर लेके चले जाएं, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, ठीक है ना। 1000 भी है तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम कुछ, यानी कि मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन में 1000, ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन में 1000। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब ये 1000 मत लिखो, इसको लीटर कर दो, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया आपके लिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। एक तो मास अपॉन में मोलर मास निकाल लिए, एक तो मोल इंटू n फैक्टर निकाल लिए, एक नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम निकाल लिए। और इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी की जगह पे क्या रख देंगे? मोलारिटी इंटू n फैक्टर। तो मोलारिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूलेज में से कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लियर है? तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल जो है, हालांकि ये सवाल कोई n फैक्टर इसमें नहीं लगने वाला, जस्ट हम एक आइडिया दे रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड है जिसका रिडक्शन कराया गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के इसका पूरा ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो मेटल कितना बना यहाँ पे? 1.5 ग्राम, ठीक। 3 ग्राम क्या लिया गया था? 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड लिया गया था, जिसमें 1.5 ग्राम मेटल बना, मतलब जब पूरा ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब कि 1.5 ग्राम मेटल 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड था।
यानी कि 1.5 ग्राम मेटल वॉज कंबाइंड विथ 1.5 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब 1.5 ग्राम ऑक्सीजन से 1.5 ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से 1 ग्राम मेटल कंबाइन करेगा, जाहिर सी बात है, जो मास है सेम है दोनों का। तो इसका मतलब 8 ग्राम मेटल से कितना, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मेटल कंबाइन करेगा, सेम करेगा, यानी 8 ग्राम। यानी कि 8 ग्राम मेटल विल कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। और यही 8 ग्राम जब 8 ग्राम से कितना मेटल का कंबाइन कर रहा है, 8 ग्राम, यानी कि यही इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हो जाएगा। समझ में आई बात? कितना? 8 ग्राम। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग कुछ आगे के सवाल को देखते हैं, ठीक, नोट करो। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 solution are required for complete reaction with a solution containing 0.125 ग्राम ऑफ प्योर Na2CO3। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, ये H2SO4 प्लस Na2CO3 क्या बनेगा यहाँ पे? भाई देखो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेसिक क्या है, सॉल्ट है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस, अब बनेगा तो H2CO3, आप उसको H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हैं, H2O प्लस CO2, ठीक, या फिर इसको H2CO3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे H2SO4 का इन्फेक्टर है, क्या है, देखो जरूरत है चाहे नहीं है हम बता देते हैं। यहाँ पे एसिड है, ये एसिड का इन्फेक्टर क्या होता है, कितने H प्लस वो लूज कर रहा है। देखो सल्फेट के साथ, यहाँ पे सल्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सल्फेट के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यानी कि इसके दोनों H प्लस रिप्लेस्ड हो चुके हैं, यानी इसका इन्फेक्टर क्या है, 2 है। ये Na2CO3 क्या है, सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, तो सॉल्ट का इन्फेक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे तोड़ना इसको कैसे है, Na2CO3 को तोड़ेंगे तो 2 ठो Na प्लस टूटेगा, ध्यान रखना, पूरा कंसीडर करना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमेशा तो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर ही होगा, तो 2 ठो Na प्लस यानी 2 पॉजिटिव, या कार्बोनेट यानी 2 नेगेटिव, यानी इसका भी इन्फेक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, ये पहले हम समझ लिए। अब हमको करना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। अब ध्यान ये देना है कि H2SO4 का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी 0.1 और इसका वॉल्यूम ही तो पूछा हुआ है और ये लीटर में है, दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है तो मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मास 0.125 अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इसका मोलर मास कितना है, 106, इसका आप लोग निकालेंगे तो 106 आएगा, तो मोलर मास 106 अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर इसका 2 है, वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे लीटर में, ठीक है, आप लोग ये काम खुद करेंगे तो ये आ जाएगा 0.023 लीटर, यानी कि ये आ जाएगा 23 ml, ठीक है, अप्रॉक्स इसी के आएगा, ठीक, 23 ml, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। तो पहली बात तो KMnO4 के साथ जब FeSO4 का रिएक्शन होता है तो आपने रिडॉक्स में पढ़ा है, ठीक, KMnO4 जो है वो Mn+2 चला जाता है एसिडिक मीडियम में, और FeSO4 में आयरन जो है वो Fe+3 में चला जाएगा, ठीक, सल्फेट +6 में ही है सल्फर तो वैसे ही रह जाएगा, सल्फाइट होता तो वो सल्फेट में चला जाता, ध्यान रखना। फिलहाल
KMnO4 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे Mn +2 में आ गया, यहाँ पे आयरन +3 में है, सॉरी +2 में है, और यहाँ पे आयरन +3 में आ चुका है। यानी Mn की बात करें अगर हम तो +7 से +2 कितने का चेंज, 5 का चेंज। जो मैं बोल रहा हूँ उसको कहीं लिख लेना, कितने का चेंज, 5 का चेंज। कितने Mn है यहाँ लेफ्ट साइड, जिसका निकालना है उसी की बात कर रहे हैं। Mn कितने हैं, 1, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ दैट आइटम। तो n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है, 1 का ही चेंज, और कितने आयरन है यहाँ पे, 1, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जो कि हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 का क्या हो जाएगा भाई, इसका मास अपॉन में इसका इक्विवेलेंट मास होता है 158। ठीक है, 158 मास अपॉन में, ठीक है, इसका मोलर मास 158 होता है, अपॉन में n फैक्टर जो कि 5 है, तो 5। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, इसका क्या दिया हुआ है, मोलारिटी, तो मोलारिटी 0.1 इंटू n फैक्टर 1, ठीक, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 ml है, तो 1000 से डिवाइड करके 0.1 बना लिए। ठीक है, ये 5 चला जाएगा ऊपर। जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो W इक्वल्स टू 0.316 ग्राम आएगा। अब सोचो, जिसको अगर जनरल चीज़ें नहीं पता है वो इसको पूरा रिएक्शन लिखेगा और प्रोडक्ट भी नहीं पता, तो कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू completely neutralize 100 ml of 0.2 molar H3PO4। इसमें दे रखा है वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले NaOH का रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, H3PO4 के साथ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और सोडियम फॉस्फेट बता दिया है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो सोडियम फॉस्फेट प्लस H2O। असल में ये सोडियम फॉस्फेट देखकर एक चीज़ आप लोग को बता दिया, ये देखो PO4 के साथ 3 हाइड्रोजन थे, अब एक भी नहीं है, PO4 के साथ 3 सोडियम आ गए हैं, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो चुके हैं, यानी इसका n फैक्टर 3 है। क्या है, 3। और जाहिर सी बात है NaOH एक ही OH है, तो बेस का OH कितना रिप्लेसेबल है, वही उसका n फैक्टर होता है, तो n फैक्टर कितना है इसका, 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। ठीक, तो NaOH का कितना मोलर दिया हुआ है, 0.1, तो मोलारिटी 0.1, मोलारिटी इंटू n फैक्टर इसका 1। ठीक है, और वॉल्यूम निकालना है मिलीलीटर। ठीक, सॉरी ये लीटर में होगा, ठीक है, लीटर में है, ध्यान रखना। इट विल बी इक्वल टू, इसका कितना दिया हुआ है, मोलारिटी 0.2 इंटू n फैक्टर कितना है, 3। ठीक, वॉल्यूम इसका भी किस में हम लोग रख दें, 0.1। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 100 रख सकते हैं, तो ये भी मिलीलीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो सॉल्व जब आप लोग करेंगे तो ये 0.6 लीटर निकल के आएगा, यानी कि 600 ml। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत सिंपल सा, देखो ये रिएक्शन है, बहुत आराम से हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 0.1 मोलर KMnO4 was titrated with hypo. What volume of this solution will be required to react with 0.158 gram of hypo in basic medium? तो ध्यान यहाँ पे देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे पहली बात तो KMnO4 का रिएक्शन जो होगा हाइपो, हाइपो का मतलब Na2H2O3, Na2H2O3 क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना, इस बार बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 MnO2 में जाता है। ठीक, MnO2 में, और ये हाइपो किस में चला जाएगा, SO4 2- में। ठीक, हमें कोई मतलब नहीं है कि आयन बना रहे हैं हम कि पूरा न्यूट्रल कंपाउंड लिख रहे हैं, हमें बस n फैक्टर से लेना देना होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना यहाँ पे KMnO4 + 7 है, यहाँ पे KMnO4 + 4 है। ठीक, 3 का चेंज इनटू नंबर ऑफ आइटम भी कितने हैं, 1 है तो 3 ही हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। यहाँ पे सल्फर जो है वो +2 में है और यहाँ पे सल्फर +6 में है। कितने का परिवर्तन हो रहा है +2 से +6 में, 4 का। और कितने इस सल्फर है यहाँ पे, 2, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 8, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया भाई, +7 से +4 जा रहा है, एक आइटम है तो 3 हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट अब 0.1 मोलर KMnO4, यानी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। इस बार जो है वॉल्यूम वाला ये सब चीज़ नहीं लगेगा, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास लगेगा। तो 0.158। अब इसका मोलर मास 158 होता है, तो मोलर मास ठीक है 158 है। ठीक, और इस 158 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसके एन फैक्टर से। तो एन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज 8, ये इधर आ जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो वॉल्यूम निकल के आएगा 0.0266 लीटर, यानी कि 26.6 लीटर। बहुत सिंपल है, क्लियर है। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एसिडिक मीडियम। तो देखो सबसे पहले तो KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, Ki के साथ। Ki मतलब I-, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में ये चला जाएगा Mn+2 में और I- चला जाता है I2 में, यानी कि ये +7 से +2। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोलने की, ठीक है। 5 का चेंज आ रहा है इंटू नंबर ऑफ आइटम 1 है तो 5 हो गया एन फैक्टर इसका, एन फैक्टर इसका 5। यहाँ पे -1 से I2 में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। I2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 0। -1 से 0 यानी कि 1 का ही चेंज इंटू कितने आइटम है यहाँ पे, I के 1 ही आइटम है, यानी इसका एन फैक्टर हो गया 1। ध्यान रखना, अगर I2 का एन फैक्टर पूछता तो 0 से -1 जा रहा है, 1 का चेंज, लेकिन 2 आयोडीन है यहाँ पे तो इसका एन फैक्टर तो 2 हो जाता है, ये ध्यान रखना। खैर, अब इस बार हम लोग देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। ठीक, तो इसका मोल क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर, यही तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा KMnO4 का, दैट विल बी इक्वल्स टू Ki का मोल इंटू एन फैक्टर उसका, तो 1 मोल इंटू एन फैक्टर 1, यानी n कितना आ जाएगा 1/5 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब कितने मोल KMnO4 के लगेंगे, 1/5 मोल। सीधी सी बात, अगर आप इसको स्टोइकियोमेट्री से करेंगे तो पूरा आपको बैलेंसिंग करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आप लोग का सॉल्व। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।